Hello and welcome everyone. So this is the next lecture in our Atulya series, which is Swift Revision for Prelims 2022. Here in Geography and Ecology, I am starting with the conceptual portion of ecology, and this is the part 1 of the conceptual portion. So to start our discussion, let me tell you, in the entire discussion, up till now we have discussed geography, we have covered the geomorphology, astronomy, we have covered climatology, we have covered the oceanography portion. Then we are relating the biogeographic and related portion through the ecology conceptual part. इसके बाद वी कैन टेक फॉरवर्ड द पोर्शन ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, उसको भी हम इकोलॉजी और अदर पोर्शन जो अब तक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है उसके साथ में इंटरकनेक्ट करेंगे एंड वी विल टेक देम फॉरवर्ड. सो विद दिस लेट मी स्टार्ट आवर डिस्कशन ऑन इकोलॉजी कंसेप्चुअल पार्ट. बेसिकली जब हम इकोलॉजी की बात करते हैं तो इकोलॉजी सिंपली मीन्स इट इज़ द स्टडी in which how the life is interacting with the non-living or inorganic substances और उसके through how life is being evolving. So this is about the ecology. So how different types of life forms do exist, that also being considered as the part of ecological studies. When we talk about ecological studies, so उसको पढ़ने के लिए we take the route of identifying some systems. उन सिस्टम को पढ़ने के लिए वी नीड टू आइडेंटिफाई कि उन सिस्टम के अंदर क्या क्या कंपोनेंट है. तो जिस सिस्टम के थ्रू हम पढ़ाई करते हैं इकोलॉजी की, दैट इज नोन एज द इकोसिस्टम. तो इकोसिस्टम में क्या होता है, इकोसिस्टम ट्राइज टू आइडेंटिफाई व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम आर देयर, और वो एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं. अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम कंपोनेंट इज एबायोटिक एंड अनदर वन इज बायोटिक. एबायोटिक मीन्स जिसका लाइफ के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, सो नो, नॉट रिलेटेड टू लाइफ. दे हैव द लाइफ, दिस कंपोनेंट हैज लाइफ. एबायोटिक कंपोनेंट का मतलब है जो एक्चुअल में सपोर्टिव रोल प्ले करते हैं लाइफ के लिए. इट इंक्लूड्स वाटर, includes the characteristics of climate which are humidity, temperature, pressure, rainfall, etc. It includes light. Light एक essentially एक additional component है जिसके बारे में we'll discuss. It includes substrata, that is soil, riverbed, seabed, जहाँ पर आपको different resources और life form generate होते दिखाई पड़ते हैं, plus atmospheric gases, air, that is to say. Biotic component include living organism, which are plants, animals, and microorganisms, which include bacteria, fungi, protozoa, etc., and human being as the major role shaper. Major role shaper, human being. So these are the different components. इसको on this basis we can identify that it is abiotic component. Abiotic component can be divided into climatic factors and edaphic factors. क्लाइमेटिक फैक्टर्स में रेन, लाइट, विंड, टेम्परेचर आ गए आपके. एडाफिक फैक्टर मींस रिलेटेड टू सॉइल, जहां पर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है या प्रोडक्टिविटी हैपन करती है. इट इंक्लूड सॉइल, द पीएच ऑफ द सॉइल, मिनरल्स इन द सॉइल एंड द टोपोग्राफी. टोपोग्राफी के बारे में हम बात कर चुके. टोपोग्राफी मतलब हाइट, कि कैसे लैंडफॉर्म है, माउंटेनियस टोपोग्राफी है या प्लेटो टोपोग्राफी है या फिर प्लेन टोपोग्राफी है. दीज आर देयर. जब हम बायोटिक कंपोनेंट को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं लॉजिकली, तो वी कैन डिवाइड कि एक होगा कंपोनेंट जो कि प्रोड्यूसर होगा. प्रोड्यूसर्स आर आल्सो नोन एज ऑटोट्रॉफ्स, जो खुद का खाना खुद ही बनाते हैं. वी नो देम. व्हाट आर देयर इन प्रोड्यूसर्स? प्रोड्यूसर्स में प्लांट्स आर द मेनली ऑटोट्रॉफ्स. प्लांट्स आर द ऑटोट्रॉफ्स क्योंकि लाइट के थ्रू, लाइट की एनर्जी से कन्वर्ट करके खाना बनाते हैं. दैट इज वाई दे आर ऑल्सो नोन एज द फोटो ऑटोट्रॉफ्स. दे आर नोन एज द फोटो ऑटोट्रॉफ्स, जहां पर लाइट के बदले केमिकल्स आर यूज्ड टू मेक द फूड, उन्हें बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स. सो सम बैक्टीरिया या फिर ओल्ड ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स लाइक साइनोबैक्टीरिया, जब ये फॉर्म करते हैं तो दे आर इन द कैटेगरी ऑफ कीमो ऑटोट्रॉफ्स. देन कम्स द कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स में आते हैं कंज्यूमर्स को वी कॉल देम हेटेरोट्रॉफ्स.
एक होता है प्राइमरी कंज्यूमर जो डायरेक्टली प्रोड्यूसर को कंज्यूम करते हैं, बाकी सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी, दीज आर दी एंड लेवल कंज्यूमर्स। जब कंज्यूमर्स की भी एक लाइफ साइकिल है, उस लाइफ साइकिल जब पूरी हो जाती है तो उस लाइफ साइकिल को फर्दर कंज्यूमर्स को ब्रेक डाउन करने का प्रोसेस होता है डिकम्पोजर्स के पास, एंड दोज डिकम्पोजर्स आर नोन एज सेप्रोट्रॉफ्स, दे आर नोन एज सेप्रोट्रॉफ्स। सो दिस इज अबाउट द अंडरस्टैंडिंग की इकोलॉजी कैसे काम करती है। अब मैं आपको इसको एक डायग्राम के थ्रू बताता हूं विच विल बी हेल्पफुल फॉर यू। जब इकोलॉजी को पढ़ते हैं तो हम किसी एक पर्टिकुलर एरिया, रीजन या फिर एक प्रोसेस को कंसिडर करते हैं, उसके अंदर हम इन्वॉल्व करते हैं एबायोटिक को, एबायोटिक एलिमेंट और बायोटिक एलिमेंट। तो इनका इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ कैसा है ये इसमें रिकॉर्ड होता है। नॉट ओनली बायोटिक एबायोटिक इंटरेक्शन, विद इन बायोटिक ऑल्सो, बायोटिक 1 का बायोटिक 2 के साथ में कैसा रिलेशन है, देयर आर सो मेनी रिलेशंस विच आर देयर, जिनको स्टडी करते हैं हम लोग। सिमिलरली एबायोटिक 1 का एबायोटिक 2 के साथ में क्या इंटर रिलेशनशिप है, ये सब स्टडी करते हैं। साथ में अर्थ के ऊपर जो इकलौता लाइट का या एनर्जी का सोर्स है वो है सन। सन से जो लाइट आती है उसे बोलते हैं इंसोलेशन। तो इंसोलेशन की वजह से सारी एक्टिविटी स्टार्ट होती है। सॉइल से हम प्लांट जनरेट करते हैं, प्लांट से फिर एनर्जी कन्वर्ट होती है, एनर्जी कंज्यूम होती है। तो ऑल दीज इंटरेक्शन जो बायोटिक के बीच में, एबायोटिक के बीच में होती है, वो जो स्टडी करते हैं दैट इज नोन एज द इकोलॉजी। और ये जो तरीका स्टडी करने का है कि एक सिस्टम को आइडेंटिफाई कर ले, दिस प्रोसेस इज नोन एज द इकोसिस्टम अप्रोच। इकोसिस्टम अप्रोच मीन्स आप इकोलॉजी को एक सिस्टम की तरह ट्रीट कर रहे हो, सिस्टम जिसमें प्रोसेसेस है, कंपोनेंट है और वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। दैट इज हाउ वी स्टडी इकोसिस्टम। लेट्स गेट बैक टू आवर स्लाइड्स। इकोलॉजी बेसिक में एक अनदर कॉन्सेप्ट है दैट इज द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, और वी कॉल इट लेवल्स of organization of life. All right, so here what does it mean कि लाइफ कैसे इवॉल्व हुई या फिर किस किस लेवल पे लाइफ ने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया। तो ओरिजिनली देखें तो एटम्स है, एटम्स के बियॉन्ड वी डू नॉट नीड टू थिंक अबाउट देम। एटम्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, जब व्हेन दे क्लब दे फॉर्म दी मॉलिक्यूल। जब मॉलिक्यूल मीनिंगफुली कनेक्ट करते हैं और वो एक सेल्फ पावर जनरेटिंग कैपेसिटी में आ जाते हैं, दे कैन बी रेफर्ड टू एज दी सेल्स। सो कुछ ऑर्गेनिज्म इसी लेवल के होते हैं, एक सेल के लेवल के, दे आर नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। वो अपने आप में एक ऑर्गेनिज्म है। जब बहुत सारे सेल्स मिलते हैं वी कैन गेट दी टिश्यू लाइक बोन। These tissues ultimately lead to the formation of organ, जैसे liver के tissues मिलके क्या बनाएंगे, liver, skin के tissues मिलके क्या बनाएंगे, skin. So similarly organs are formed, then with this organ the entire body system is formed, with this an organism is formed. एक organism जब उस organism के सारी population इकट्ठी हो जाती है we call them population. In a region जब बहुत सारे different organisms इकट्ठे होते हैं of different types, तो उसको बोलते हैं कम्युनिटी। कम्युनिटी मीन्स डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। देन कम्स द इकोसिस्टम, यानी कि वो पूरा इकोसिस्टम जिसमें बायोटिक एबायोटिक सब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। यहाँ तक केवल किसकी बात कर रहे हैं हम, बायोटिक फैक्टर की। यहाँ पर एक सिंगल टाइप के बायोटिक फैक्टर की, यहाँ पर मल्टीपल टाइप के बायोटिक फैक्टर की, यहाँ पर सब कुछ आपका डिफरेंट फैक्टर्स। इकोसिस्टम में आप एक छोटे से एरिया को भी कंसिडर कर सकते हो पढ़ने के लिए, आप बहुत बड़े एरिया को भी कंसिडर कर सकते हो, या फिर अर्थ एज अ होल को भी कंसिडर कर सकते हो। तो डिफरेंट साइज के जो मैक्सिमम आप कंसिडर कर सकते हो उसको हम बायोस्फीयर भी बोलते हैं। इस बायोस्फीयर को मतलब जो टोटल स्फीयर जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है दैट इज द बायोस्फीयर। सिमिलरली ये जो व्हाट आई हैव ट्राइड टू डिस्कस विद यू हैज बीन रिटन हियर कि मॉलिक्यूल्स की बात हुई है, एटम्स एक्सेट्रा। तो जैसे वाटर एक मॉलिक्यूल है, डीएनए भी एक मॉलिक्यूल है जो जीन्स को कैरी फॉरवर्ड करता है। सिमिलरली सेल्स जैसे छोटे छोटे यूनिट ऑफ लाइफ इससे जनरेट हो जाती है, उसका एक एग्जांपल नर्व सेल भी है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी है।
लाइकवाइज ग्रुप ऑफ सेल्स यानी टिश्यूज, तो उसमें नर्वस सेल भी है जिससे ब्रेन बनता है और इससे एंटायर नर्वस सिस्टम बनता है। ऑर्गेनिज्म की अगर बात करते हैं तो वी नो व्हाट इज एन ऑर्गेनिज्म। पॉपुलेशन की बात करते हैं, नाउ वी नो व्हाट इज एन ऑर्गेनिज्म। अगर एक ऑर्गेनिज्म है तो सेम ऑर्गेनिज्म के अगर पूरे उनके सारे सबको मिलाकर देखें, दैट इज नोन एज द पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। कम्युनिटी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म 1 2 3 4 डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म को अगर हम देखते हैं, दैट विल बी द कम्युनिटी इन अ पर्टिकुलर एरिया। देन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में क्या है आपका नॉन लिविंग प्लस लिविंग, जो एंटायर लिविंग कम्युनिटी है प्लस नॉन लिविंग एलिमेंट दैट इज एबायोटिक कंपोनेंट, उसको अगर हम देखते हैं कैसे वो लिव कर रहे हैं इन दैट एरिया, कैसे ग्रो कर रहे हैं, दैट इज द इकोसिस्टम। फिर बायोस्फीयर मीन्स कि आप छोटे छोटे जो इकोसिस्टम है उन सबको मिला के अगर देखें, देन यू हैव गॉट द एंटायर लाइफ स्फीयर, जहां पर लाइफ की एक्टिविटी होती है, दैट इज बायोस्फीयर। अब यहां पर हम बात कर रहे थे ऑर्गेनिज्म की, तो ऑर्गेनिज्म में हमने देखा एक डायग्राम में था एलिफेंट, एक में था बाइसन। जब हमने पॉपुलेशन की बात करी तो इनमें से एक की पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन जब केवल एलिफेंट एलिफेंट होंगे तो एलिफेंट की पॉपुलेशन। आई सेड ओनली वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, व्हेन आई सेड ओनली वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आई रेफर टू द स्पीशीज। स्पीशीज का मतलब क्या होता है? स्पीशीज मीन्स अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट आर केपेबल और ऑफ इंटरब्रीडिंग इन नेचर एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज। एक डॉग है तो dog is in species. Similarly, we have got an elephant or lily or any other. These are the different species. So dog is one species, elephant is another, lily is another species. Every species has a scientific name जिसको हम, for example, human beings की species को हम नाम देते हैं Homo sapiens. Basically, it is written in italics. Italics में होता है every species has a स्पेसिफिक सेट ऑफ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, और उनमें माइनर वेरिएशन भी हो जाए तो स्पीशीज चेंज हो जाते हैं। जैसे ऑलमोस्ट 98 to 99% ऑफ डीएनए और जेनेटिक मटेरियल इज सिमिलर बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड द क्लोजेस्ट एप कजन, बट उस माइन्यूट डिफरेंस की वजह से वी आर ह्यूमन बींग्स एंड दे आर नॉट। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्पीशीज आर मेड अप ऑफ मेनी डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल, cows, cats, dogs, they are in the variety of shapes and sizes. So there is the diversity within species itself. जैसे ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो ह्यूमन बींग्स में भी देयर इज डाइवर्सिटी। इफ यू बिलोंग टू पर्टिकुलर क्लाइमेटिक एरिया, पर्टिकुलर रीजन, तो आप डिफरेंट तरीके के लोग अपीयरेंस होगी। तो देयर इज अ डाइवर्सिटी विद इन स्पीशीज इटसेल्फ विद रिस्पेक्ट टू देयर फिजिकल अपीयरेंस एज वेल एज देयर इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ऐसा नहीं स्पीशीज आर ऑलमोस्ट सेम, बिल्कुल टोटली आइडेंटिकल नहीं होंगे, देयर विल बी सम डाइवर्सिटी इन द स्पीशीज इटसेल्फ। जब स्पीशीज की बात कर रहे हैं तो कुछ टर्म्स हैं जो वी कैन टेक फॉरवर्ड। वन इज द फ्लैगशिप स्पीशीज। जब हम इकोसिस्टम की बात करते हैं, इकोलॉजी पढ़ने की बात करते हैं, तो इकोलॉजी पढ़ने का एक तरीका ये भी कि हम एक तो नेचर को जाने, एनवायरनमेंट को जाने, एट द सेम टाइम अगर कोई थ्रेट्स डेवलप हुए हैं ह्यूमन की एक्टिविटी की वजह से, उनको आइडेंटिफाई करें। तो इन थ्रेट्स को आइडेंटिफाई किया एंड वी हैव रियलाइज कि नॉट ऑल द स्पीशीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट सबकी केयर होनी चाहिए, बट सम ऑफ द स्पीशीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस तरीके से वी हैव ट्राइड एंड मार्क कि क्या स्पीशीज कितनी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इन दिस कैटेगराइजेशन फर्स्ट इज दी फ्लैगशिप स्पीशीज। जब हमने आइडेंटिफाई करना शुरू करा कि कौन कौन सी स्पीशीज इंपॉर्टेंट है, सो फ्लैगशिप स्पीशीज आर लाइक द इंडिकेटर और दीज आर लाइक द एम्बेसडर और आइकन और सिंबल स्पीशीज फॉर अ पर्टिकुलर हैबिटेट। मतलब जिस लोकेशन पे फाउंड होती है उस लोकेशन के लिए वो एक इंपॉर्टेंट सिंबल है। फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्टिकुलर एरिया में इफ यू फाइंड द एलिफेंट, तो उस पर्टिकुलर एरिया के लिए फ्लैगशिप स्पीशीज क्या है? एलिफेंट। सो बेसिकली इफ यू फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर फ्लैगशिप स्पीशीज, तो स्टेटस ऑफ अदर स्पीशीज विच आर वल्नरेबल टू द सेम थ्रेट, वो भी अपने आप रिजॉल्व हो जाता है। तो एक पे आपने ध्यान दिया, बाकी स्पीशीज को उसका फायदा मिलता है। सो फ्लैगशिप स्पीशीज आर बेसिकली very large or relatively large, and they have flagship species can be commonly considered as keystone
और इट मे नॉट बी कंसिडर्ड एज कीस्टोन, बिकॉज कीस्टोन स्पीशीज एक और तरीका है दूसरे लाइक इकोलॉजिकल कंजर्वेशन में स्पीशीज को डील करने के लिए और कंजर्व करने के लिए. नो नेक्स्ट इज द कीस्टोन स्पीशीज. कीस्टोन स्पीशी जैसे आपने देखा होगा, दिस इज द आर्च. तो आर्च में एक यहां पर देयर इज दिस फाइन स्टोन. बाकी सारे स्टोन्स होते हैं स्टोन 1, स्टोन 2, स्टोन 3, स्टोन 4. बट अगर आपने इस की स्टोन को निकाल दिया, द एंटायर आर्च विल कोलैप्स. सो सम स्पीशीज आर देयर जो इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर वो स्पीशीज नहीं रही, इफ दे आर लॉस्ट, तो पूरा इकोसिस्टम जिसको हम स्टडी कर रहे हैं that will go into lost. So the keystone species is a species that plays an essential role in the structural functioning and productivity of a habitat or ecosystem. तो अगर आप किसी पर्टिकुलर एरिया में देख रहे हैं, if you see, you look at the Royal Bengal tiger in Sundarbans, if there is no tiger, then it will devastate the entire ecosystem which has developed over there. So disappearance of such species may lead to significant loss or change to the ecosystem, जो कई बार irreversible भी होता है. So if conservation focuses on the keystone species, then it helps to preserve the structure and function of the wide range of activities that are happening in habitat. तो पूरे habitat में बहुत सारे एरिया में बहुत सारे एक्टिविटीज को कंजर्व करने में हेल्प करता है इफ यू आर ओनली फोकसिंग ऑन दी कीस्टोन स्पीशीज. सो फ्लैगशिप स्पीशीज, कीस्टोन स्पीशीज, इनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है, बट बोथ ऑफ देम आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू. नेक्स्ट इज द इंडिकेटर स्पीशी. इंडिकेटर स्पीशीज मतलब अगर कहीं भी एनवायरमेंट पे कुछ स्ट्रेसेस हैं, तो दीज स्पीशीज विल बी द फर्स्ट हु कैन गिव यू द सिंबल. फॉर एग्जाम्पल लाइकन इज वन ऑफ देम. अगर पोल्यूशन है तो एयर पोल्यूशन को बताती है. सिमिलरली क्रेफिश, इट इज द इंडिकेटर ऑफ फ्रेश वाटर क्वालिटी. कोरल्स इंडिकेटर ऑफ मरीन प्रोसेसेस. अगर सिल्ट है या फिर सैलिनिटी इंक्रीज हुई है, टेम्परेचर फ्लक्चुएट हो रहा है, तो कोरल्स या तो ब्लीच हो जाएंगी या फिर कोरल डैमेज होगा. सिमिलरली पेरेग्रिन, फैल्कन, दे आर द इंडिकेटर स्पीशीज ऑफ पेस्टिसाइड लोड्स कितने हैं. लाइकवाइज जब हम इंडिया में वल्चर्स की बात कर रहे थे, तो वल्चर्स में दे वर डाइंग ड्यू टू the consumption of diclofenac और पेन रिलीवर गिवन टू द कैटल, क्योंकि वल्चर्स कैटल के ऊपर सर्वाइव करते हैं और उनके लिए जो पेन रिलीवर था, इट वाज एक्टिंग एज द टॉक्सिक कंपोनेंट फॉर वल्चर्स. तो वल्चर्स डाई कर रहे थे, यानी कि वल्चर्स भी यहाँ पर इंडिकेट कर रहे थे. सिमिलरली नेटिव प्लांट्स, दे एक्ट एज द इंडिकेटर फॉर द प्रेजेंस ऑफ एलियन स्पीशीज. नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाट इज एलियन स्पीशी. एलियन स्पीशी मतलब वो स्पीशी जो उस पर्टिकुलर रीजन की नेटिव नहीं है. ये बाहर आई है आइदर ऑटोमेटिकली और मे बी थ्रू ह्यूमन और एनी अदर मीडियम. जब कहीं पे भी एलियन स्पीशीज आती है तो वो वहाँ के इकोसिस्टम को डिसरप्ट कर देती है. हाउ? क्योंकि कोई भी स्पीशीज अगर इकोसिस्टम में एग्जिस्ट करती है तो स्पीशीज के एग्जिस्ट करने पर देयर हैज टू हैव अ बैलेंस, कि अगर वो स्पीशीज है तो उसका कोई प्रेडेटर भी होना चाहिए. मतलब उनकी जो ग्रोथ है अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ना हो. दैट इज वाई इट इज असेंशियल कि वहां पर उनका कुछ लिमिटेशन हो. बट नेटिव स्पीशीज तो अपने लिए एक इक्विलिब्रियम जनरेट कर देती है, यानी कि वो हैबिटेट में उनका इक्विलिब्रियम जनरेट हो जाता है. बट इन्वेजिव स्पीशीज के लिए ऐसा इक्विलिब्रियम जनरेट नहीं हो पाता. सो दे एक्सपेंड नॉट फ्रीली बट एट द कॉस्ट ऑफ नेटिव स्पीशीज. तो वो दे कॉज डैमेज टू द नेटिव स्पीशीज, एंड दैट इज वाई इफ नेटिव स्पीशीज आर डिक्लाइनिंग, दे आर फेसिंग सम ट्रबल, it may be sign that there is invasive species there. Another term related to species is umbrella species. Umbrella species are basically the species which are selected for making conservation efforts. तो conservation effort के लिए, that is to say, अगर आपने इस species को save कर दिया, then you can protect or conserve other species, many other species, उनको भी आप preserve और protect कर सकते हो. This is about the umbrella species. Moving ahead, these are some terms. Let me just give you a brief idea here. These terms will be discussed in other classes as well. So evolution, we have discussed the how evolution has happened. So from simple atom to molecule and ultimately towards the population, community and ecosystem. Survival of the fittest is the idea which is based on the notion given by Herbert Spencer, and it is also being
supportive of the Darwin's theory. Then there's the concept of extinction. Extinction simply means when a species or group of species, they basically lost, they are lost, they are no more there in the nature, like dinosaurs, one of them. Another term is anthropocene. आप इन term को note करिए because these terms could be there in the examination. Anthropocene is the era where humans are acting as the dominant force. Human as dominant force. Anthropocene. This is the time period in geological time scale where humans are dominant force. Hibernation and activation, we'll see. Eutrophication is the making water bodies nutrient rich. Nutrient rich water body. But सुनने में अच्छा है कि water bodies are nutrient rich, but it is the negative connotation. क्योंकि nutrient rich होते ही यहाँ पर there is algal bloom in the water body. तो algal bloom की वजह से what will happen? Water body will suffer. Its variety of species will suffer क्योंकि algae एक साथ में bloom कर जाएंगी nutrient मिलने की वजह से, and then they will start they have a life cycle. तो कुछ टाइम वो जिंदा रहेंगी, then they will be dead. जब डेड होंगी तो डेड को डिकम्पोज करने के लिए वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन होती है. तो जब भी कोई डेड ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज किया जाता है या डिकम्पोज होते हैं, दे कंज्यूम द डिजोल्व ऑक्सीजन. तो डिजोल्व ऑक्सीजन जब कंज्यूम होगी तो वाटर के अंदर जो प्रेजेंट ऑक्सीजन थी उसका लेवल कम हो जाएगा. इफ ऑक्सीजन लेवल इज कम, देन अदर एक्वेटिक स्पीशीज वोंट बी एबल टू सर्वाइव. तो दिस इज अल्टीमेटली लीड्स टू द devastation of water body. Niche and habitat, let me tell you, habitat is the area जहां पर आपको species, कोई भी species मिलेगी. Let's say this is one area, Panna Tiger Reserve. Here you get the tiger. So tiger in Panna, this is the habitat. Or we can say tigers can also be found in the marshy area of Bay of Bengal. Marshy area at the coast of Bay of Bengal. तो यानी कि बंगाल के सुंदरबन रीजन की बात कर रहे हैं. These are the habitats. When we talk about niche, so niche is something which is of prime importance in ecology. Niche simply means the functional and positional roles. Functional and positional role of a species. कि उसका क्या फंक्शन है, साथ में क्या पोजीशन है. That is to say, in a family, let's say, imagine a constituent of a family, there is a father, mother and children. तो फादर की स्पेस कोई और नहीं ले सकता, मदर की स्पेस कोई और नहीं ले सकते. These are the functional and positional roles. So similarly, in ecosystem there is the concept of niche. तो हर एक species का has a unique niche for each species. There is unique niche for each species. तो हर स्पीशी का एक अपना काम होगा. जैसे अर्थ वर्म का काम है डिकम्पोज करने का, तो उसका जो जिस पर्टिकुलर एरिया में वो डिकम्पोज करेगा वो काम कोई और नहीं लेगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू टॉक कि कुछ स्पीशीज particularly let's say there are species which can only be present in the cold polar region, like polar bear. तो इसका जो वहां पर रोल है पोलर बेयर का कि यहाँ पर हर्बीवोरस पॉपुलेशन को कंट्रोल करना या उन पे डिपेंडेंट करना, दिस रोल कैन नॉट बी टेकन बाय एनीवन एल्स. सो एक टाइम पर एक स्पीशीज का जो रोल होता है, फंक्शनल पोजिशन रोल, वो कोई दूसरा नहीं कैरी कर सकती. तो नीश इज ब्रॉडर टर्म देन हैबिटेट. हैबिटेट टॉक्स अबाउट कि स्पीशीज कहाँ कहाँ पर मिल सकती है या क्या एरिया माउंटेनियस टेरेन पर, बट नीश इज समथिंग रिलेटेड टू द रोल ऑफ द स्पीशीज. अब आपको let me tell you something about the niche. कि niche is one thing which can be modified. I am telling you every species has a unique niche, but at the same time there are cases जहाँ पर niche को modify किया जाता है, construct किया जाता है. कौन करता है? Either human beings accidentally या फिर कुछ species by default through their mechanism. उसका एक example है pine cultivation.
पाइन इन हिमालयाज, हिमालयाज इन अपर रीचेस, टेम्परेट रीचेस में हिमालयाज की यू नॉट फाइंड, यू फाइंड ओनली पाइन ट्रीज. वाई? बिकॉज ये वहां के एरिया को दे मॉडिफाई अकॉर्डिंगली. पाइन अपने पाइन निडल्स को ड्रॉप कर देते हैं एंड दीज निडल्स कैच फायर इजीली, बट पाइन ट्री इज फायर रेजिस्टेंट. तो होता क्या है इस प्रोसेस में, बाकी जो अदर स्पीशीज है वो फायर रेजिस्टेंट नहीं है, तो वो स्पीशीज दे कैन नॉट सर्वाइव इन फायर. तो बचता क्या है? वी गेट ओनली पाइन. सो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस, जो पहले स्पीशीज कुछ रोल प्ले कर रही थी वहां पर वाटर को मैनेज करने का या फिर अदर बर्ड्स को सपोर्ट करने का, वो सारा का सारा रोल अब किसके पास ट्रांसफर हो जाएगा? ऑटोमेटिकली पाइन के पास में. सो नीश कैन बी मॉडिफाइड एज वेल एज कंस्ट्रक्टेड. नीश मॉडिफाइड और कंस्ट्रक्टेड. It can be modified or constructed, but at the same time no two species can have the same niche. ये आपको बात समझ के रखनी है. No two species can have the same niche, but it can be modified and constructed. जहां पर where there is more biodiversity, so अगर biodiversity के साथ देखें, if there is more biodiversity, तो नीश की डाइवर्सिटी विल बी लेस. नीश डाइवर्सिटी विल बी लेस. आपको ये रिलेशनशिप दिमाग में और रखना होगा. रीजन क्या है कि आपके पास इकोसिस्टम में करने को कुछ ही काम होता है, बट इफ देयर आर टू मेनी पीपल, तो वो जब बहुत सारे लोग हैं तो थोड़ा थोड़ा काम करेंगे हर कोई. सो इट मीन्स दे हैव लिमिटेड फंक्शनल रोल. बट अगर आपके इकोसिस्टम में केवल कुछ ही लोग हैं, कुछ ही मेंबर्स हैं, तो ईच मेंबर हैज टू डू अ लॉट ऑफ वर्क. जैसे अगर डेजर्ट की बात करें तो डेजर्ट में बहुत कम स्पीशीज मिलती हैं, तो एक स्पीशीज के पास कई सारे रोल टू प्ले. सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन बायोडाइवर्सिटी एंड नीश डाइवर्सिटी. तो अगर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है तो नीश डाइवर्सिटी, नीश नहीं, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट नीश, इट इज अबाउट द नीश डाइवर्सिटी. तो नीश डाइवर्सिटी विल बी लेस, यानी कि एक इंडिविजुअल के पास कम रोल होंगे करने के लिए. दिस इज अबाउट नीश. लेट्स गेट बैक टू आवर स्लाइड्स. Another is the carbon and water footprint. Basically, these are related to how much carbon one is consuming. So this is about the carbon and how much water is being consumed, about water footprint. Carbon sequestration, we know global warming में carbon dioxide and carbon related compound का एक बहुत important role है. They are leading towards the climate change and global warming. So ultimately what happens, अगर हम कार्बन को वापस एटमॉस्फेयर से खींच के ले आए, यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस को कम कर दें, CO2 टाइप की, तो व्हाट वी विल बी एबल टू डू, क्लाइमेट चेंज को के प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं. वन सच मेथड इज सिक्वेस्ट्रेशन. सो सिक्वेस्ट्रेशन इज अ मेथड ऑफ कैप्चर प्लस स्टोरेज ऑफ कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. So it is the capture plus storage of carbon from the atmosphere. तो ये कैसे हो सकता है? It can be done naturally. It can be done artificially. Artificially तो industrial processes के through we can do this, but naturally by planting more trees. So plant and trees, wetland को promote करने से we can have such type of system. अगर हम फॉरेस्ट को रीजनरेट करेंगे तो दे कैन ऑटोमेटिकली कैप्चर द कार्बन, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करते हैं एंड ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. सो वी कैन क्रिएट द कार्बन स्टॉक, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन. नेक्स्ट इज द मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन. इसको भी वील सी इन द नेक्स्ट स्लाइड्स. सो ये कुछ टॉपिक्स हैं, वील ट्राई टू सी देम. सो वन वाज द हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन. तो इस टर्म को डिस्कस करते हैं. हाइबरनेशन वी नो इट इज नोन एज द विंटर स्लीप. आपको विंटर के टाइम पे अगर नींद आएगी तो आप सोते हो, आपको समर में नींद आएगी तो अभी आप सोते हो. बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल स्लीप एंड दीज टू टाइप्स ऑफ स्लीप्स? दीज आर द वेरी लॉन्ग प्रोलॉन्ग स्लीप्स. कि आप पूरा सीजन इससे पास कर देते हो. वाई? बिकॉज ऑफ कंपल्शन. योर मेटाबॉलिज्म इज नॉट लाइक द नॉर्मल मेटाबॉलिज्म. Normally those who are cold blooded animals, they need
such type of sleep. So winter sleep happens for a longer duration. पूरी winter ऐसे निकाल देते हैं. Animals look for warm place और वहां जाकर सो जाते हैं. Why they do so? They prevent कि internal body को damage ना हो low temperature में. So they go for such situation. Largely the cold-blooded animals. इसका example आपको crocodile भी मिलेगा. So hibernation takes place in warm and cold-blooded animals like bats. Some of them include mammals, birds, etc. Crocodile also, they have this type of arrangement. When it is winter sleep, it is the hibernation. When it is sleep in the summer, it is known as estivation. This is of short duration. क्यों होता है? Because animals summer season में they face two challenge. One is the dryness, that is aridity. तो water body से water loss ना हो, plus high temperature. तो हाई टेम्परेचर और एरिडिटी को काउंटर करने के लिए दे नीड टू लुक फॉर द मॉइस्ट एंड कूल शेडी प्लेस टू स्लीप. सो इट प्रिवेंट्स द एक्सेसिव वाटर लॉस प्लस हाई टेम्परेचर की वजह से जो डैमेज है उसको कंट्रोल करने के लिए. इट इज ऑल्सो हैपनिंग इन दी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल स्नेल, अर्थवॉर्म, फ्रॉग्स एटसेट्रा. तो वहां पर आपको देखने को मिलती है. सिमिलरली दीज आर द टू टाइप्स ऑफ स्लीप्स. दे कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. आपको एनिमल के नाम पूछ सकते हैं एंड दे कैन आस्क यू कि ये किस हाइबरनेशन में जाएगा या फिर एस्टिवेशन में जाएगा. ऐसा कुछ क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड ऑन दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन. देन देयर वाज अ टर्म दैट वाज रिलेटेड टू द माइग्रेशन. सो मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन. जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो दीज आर द टू टर्म्स. एज अ नेम सजेस्ट, मिटिगेट, कम कर दो. व्हाट टू मिटिगेट? जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है. मिटिगेशन मीन्स reducing those effects which are resulting into the climate change. So reducing the climate change how? By reducing the flow of heat trapping greenhouse gases. तो जिन gases की वजह से heat trap होती है उन gases को कम से कम रिलीज करो. तो इसके लिए how we can do कि या तो जो sources है जहाँ से रिलीज होती है गैस, जैसे burning of fossil fuels, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा, उनको कम करो, या फिर सिंक्स को एनहेंस कर दो. वाटर सिंक्स, जो हमने कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की बात की थी, ऑलमोस्ट दीज आर द सेम थिंग्स. सो सिंक्स को इंक्रीज करो सो दैट दे कैन अक्यूमुलेट एंड स्टोर द गैसेस सच एज फॉरेस्ट. सॉइल को इंप्रूव करो, ओशन को इंप्रूव करो. द गोल ऑफ मिटिगेशन इज टू अवॉइड सिग्निफिकेंट ह्यूमन इंटरफेरेंस विद द क्लाइमेट सिस्टम. बेसिकली इट सीक्स टू स्टेबलाइज कि जो ग्रीन हाउस गैस है वो उतनी ही रहे जितनी जरूरी है, इतनी ना हो जाए कि जिसकी वजह से अर्थ का ओवरऑल टेम्परेचर इंक्रीज कर जाए. बिकॉज इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस इट अफेक्ट्स ऑल द इकोसिस्टम्स, बी इट ऑन लैंड, बी इट इन वाटर और स्पेस. सो इट अफेक्ट्स द इकोसिस्टम एवरीवेयर. नेक्स्ट इज द अडेप्टेशन. अडेप्टेशन मीन्स ब्रिंगिंग चेंजेस टू द लाइफ सो दैट यू कैन एडजस्ट विद द चेंजिंग क्लाइमेट. तो अगर लाइफ को क्लाइमेट के हिसाब से चेंज कर लेना है, दैट इज द अडेप्टेशन. सो हाउ लाइफ कैन बी अडेप्टेड, दैट इज द गोल. यहाँ पर यू आर नॉट लुकिंग एट द प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकल रहा है यहाँ पर. हाउएवर जो चेंज हो चुका है उसके हिसाब से एडजस्ट करने की बात हो रही है. सो इट्स एम इज टू रिड्यूस द वल्नरेबिलिटी टू द हार्मफुल इफेक्ट्स. वल्नरेबिलिटी मीन्स कि आप कितने चांसेस हैं ट्रैप में फंस जाने के. So if you have high chances of getting trapped into the harmful effect of climate change, तो आप ज़्यादा vulnerable हो. जैसे vulnerability क्या है? सी सरफेस, सी लेवल जब बढ़ेगा तो सी लेवल के पास में जो एनक्रोचमेंट है उनको मैनेज करना. इट बिकम्स फूड की स्कार्सिटी हो सकती है, उसको मैनेज करना. अगर हीट वेव्स आती हैं तो हीट शेल्टर्स बनाना. दीज आर लाइक दी मेजर्स फॉर अडेप्टेशन. These adaptation measures also encompass the making of most of any potential beneficial opportunities associated with climate change. So basically it looks forward into two ways कि जो भी changes हो चुके हैं आप उनको adjust करें. At the same time जो possible changes हैं आप उनको utilize कर सकें ताकि उनके potential को opportunity के form में use कर सकें. So it looks at the areas जहाँ पर vulnerability है. इट लुक्स कि उन एरियाज की जो वल्नरेबिलिटी है, जैसे कि फूड सिक्योरिटी,
उसको रिजॉल्व किया जा सके, प्लस ऐसी वल्नरेबिलिटी में अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको भी गैल्वेनाइज किया जा सके. This is about the some terms about ecology. So with this we wind up our first part of ecology, and then we'll move forward to another part of ecology, the conceptual portion of ecology. So thank you very much.